धरती आबा बिरसा मुंडा के उस झारखंड से आई हूँ जिस धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है। बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग की समस्या है, महिलाओं की तस्करी होती रही है, वहाँ पर गरीबी है, वहाँ डायन हत्याएं होती रही हैं। Namaskar, hello and welcome viewers. You're watching the flagship show of Sansad TV, your MP with your host Pratim Mishra. And joining us today is the member of Upper House of Parliament of JMM, Mahua Manjhi ji. Ma'am, welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. Let's begin talking about your political life. Now you hail from Jharkhand. You've been a social worker, a sociologist. Ma'am, how did the political inning begin? कैसे शुरुआत हुई इस पूरी political journey की? एक्चुअली मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ, मैं अपने आप को पहले नॉवेलिस्ट ही मानती हूँ, साहित्यकार हूँ और साथ साथ सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ। सोशियोलॉजी से ही मैंने एमए, पीएचडी और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। लेकिन जब मैं सोशियोलॉजिकल फील्ड वर्क करने के लिए इंटीरियर में जाती रही हूँ और फिर एक राइटर के रूप में भी मैं फील्ड वर्क करती रही हूँ, क्योंकि मेरे जो नॉवेल्स हैं वो एक नॉवेल तो पूरी तरह से आदिवासी जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके प्रॉब्लम्स, माइनिंग के कारण जो उनके शारीरिक और जो विकृतियाँ आ रही हैं, इन विषय वस्तु पर है। उनके रिचुअल्स, उनके कल्चर, उनके लाइफस्टाइल और सब कुछ मिलाकर उस पर जब काम करती रही तो उन इलाकों में मैंने देखा कि बहुत तरह की समस्याएं हैं। और जब हम लोग जाते हैं एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में या एक राइटर के रूप में, एक पत्रकार भी जब वहाँ जाते हैं, उनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ करे, लेकिन लोग जाते हैं और लेकिन वापस आ जाते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं होता। मुझे लगा कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए कुछ करूँगी। और उसी दौरान मुझे झारखंड राज्य महिला आयोग में चेयरपर्सन के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अब उनके लिए काम कर पाऊँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, इस तरह के जो बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग की समस्या है, महिलाओं की तस्करी होती रही है, वहाँ पर गरीबी है, वहाँ डायन हत्याएं होती रही हैं या फिर घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा है। तो उन तमाम मुद्दों पर काम करने का मुझे काफ़ी अवसर मिला। और फिर मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे अपनी पार्टी में भी जोड़ा और विमेन विंग का सेंट्रल प्रेसिडेंट बना दिया। तो उस दौरान भी मुझे पूरे 24 जिलों में काम करने का ज़्यादा मौका मिला। विमेन विंग हर जगह जहाँ जहाँ गठन हुआ, वहाँ की महिलाओं के साथ जुड़ने का, उनकी समस्याओं को बहुत करीब से देखने का, उनका हल करने का भी अवसर मिला। तो ऐसे करके मैं पॉलिटिक्स में आ गई। झारखंड से जो सफ़र शुरू हुआ, दिल्ली तक आया, भारत के उच्च सदन तक आया, क्या एक्सपीरियंस था? आपको याद होगा वो क्षण जब आपको पता चला कि आपकी पार्टी आपको राज्यसभा भेज रही। देखिए, हर लेखक का और मुझे लगता है पॉलिटिशियन का भी ये सपना होता है कि राज्यसभा में आए। और वहाँ चूँकि पूरे देश के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग फील्ड के, जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार, फिल्म लाइन के लोग या लेखक और बुद्धिजीवी, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। पूरा देश उनको देखता है, पूरी दुनिया देखती है और उनकी बातों पर गौर करती है। वो जो बात कहते हैं वो दर्ज होता है ऑफिशियली और फिर उससे कानून बनते हैं, देश को फ़ायदा होता है। तो अगर हमें यहाँ आने का अवसर दिया हमारी पार्टी ने, तो मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि झारखंड के जो मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ने भी कहा, गुरुजी ने भी कहा कि आप झारखंड के उन लोगों की आवाज़ बनो जो सदियों से प्रताड़ित होते रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज़ बनो। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और मुझे इसे पूरी करनी है। पूरा राज्य मुझे देख रहा है, तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और उनको उसके आधार पे यहाँ पर ऐसे कानून बने उनके लिए, ताकि जो समस्याएं हैं वो खत्म हों। मैं महुआ मांझी, जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जैसा कि आपने कहा कि आपने जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पर बहुत काम किया है, संसद में भी मैंने एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर देखा है कि आपने कई बार उनके मुद्दे उठाए हैं। आपके जहन में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपने संसद के प्लेटफॉर्म पर उठाए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और मैंने लगातार उन्हें उठाने की कोशिश की है। अभी तो सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं, आगे बहुत सारे और भी मुद्दे उठाएंगे। लेकिन इस बीच मैंने जो मुद्दे उठाए उनमें से एक मुद्दा तो था बॉर्डर एरिया में बीआरओ के अंडर में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, जिन्हें बॉर्डर एरिया में रोड बनाने के लिए ले जाया जाता है, वो ज़्यादातर संताली मज़दूर होते हैं। 90% मज़दूर संताल परगना के होते हैं जो झारखंड में हैं। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया भी उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मज़दूर भाई जब वहाँ काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ले जाए जाते हैं बीआरओ द्वारा, तो उनके लिए कोई एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है। बॉर्डर में जब कोई सैनिक जब वो शहीद होते हैं तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, पूरा देश उनको सम्मान देता है, हम सभी जान पाते हैं। लेकिन जो मज़दूर दुश्मनों की गोली से जो शहीद होते हैं उनके बारे में कोई नहीं जान पाता है। यहाँ तक कि उनके डेड बॉडी को भी लाने का कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है। उनके घर वाले उनके डेड बॉडी को लेकर भी भटकते रहते हैं कि भाई उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे उनके लिए कोई एक्सीडेंटल बेनिफिट तो नहीं है, कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया कि उसके लिए सरकार गौर करे और उनको भी सुविधा प्रदान करे। मैं उन कैजुअल पेड लेबरर्स, माइग्रेंट आदिवासी मजदूर भाइयों के बारे में बात कर रही हूँ जो अत्यंत कठिन परिस्थिति में जान हथेली में लेकर बॉर्डर एरिया में सड़क बनाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के अंडर में काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए लेह, लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट जैसे तमाम सरहदी इलाकों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सड़क बनाने, पुल बनाने, सैनिक छावनी बनाने और इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके दौरान ठंड से, दुश्मनों की गोली से, लैंडमाइंस विस्फोट से या दुर्गम पहाड़ी घाटियों में काम करते करते एक्सीडेंट से हर साल बड़ी संख्या में इनकी मौत होती है। ऐसे मजदूर भाइयों की न तो केंद्र सरकार कभी उन आंकड़ों को सार्वजनिक करती है और न ही कोई सुध लेती है। सरहद पर बॉर्डर इलाके में देश के लिए जान देने वाले सैनिकों से कम नहीं है इन मजदूर भाइयों की शहादत। उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए और पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में लघु वनोपज, अभी जो वन अधिनियम कानून आया है उसके आधार पर ग्रामीणों का अधिकार जंगल से बहुत सारा छीन लिया जा रहा है। तो जो जंगल पर आश्रित हैं, जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है, खुखरी, घोंगा, दोने, पत्तल, बीड़ी पत्ता, ये सब उनके आजीविका के साधन रहे हैं। टहनियाँ बाज़ार में लग के बेचना, तो उसे जब छीना जा रहा है, अगर वो वहाँ से लेते हैं ग्रामीण तो उनको जेल हो जाती है, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो फिर उनके आजीविका का कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए ना, उसके बाद आप कानून बनाइए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं कि ये कोयले की रॉयल्टी, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो पूरे देश को हम सप्लाई करते हैं और केंद्र हमारे राज्य से लेकर पूरे देश में उसका लाभ उठाती है। तो कोयले की जो रॉयल्टी है 1,36,000 करोड़ वो बकाया है बहुत दिनों से, और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद वो नहीं दिया जा रहा है। इससे स्टेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आर्थिक अभी तो ऐसे भी कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, काम करने के लिए पैसे चाहिए तो वो नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को मैंने उठाया। वहाँ पर बिजली की किल्लत थी बहुत ज़्यादा, उसके लिए सरकार भी बदनाम हो रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। तो कुछ बकाया था डीवीसी के पास जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, तो वो भी पैसा चूँकि सरकार नहीं दे पा रही थी, राज्य सरकार, तो उसे भी बिजली बंद कर दिया गया था। स्टेट में बहुत दिक्कतें आई, जबकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर अडानी पावर प्लांट है झारखंड में ही, तो उसमें 25% इलेक्ट्रिसिटी स्टेट को देना चाहिए था, वो नहीं दे रही है, दूसरे राज्य को बेच रही है। तो ये तमाम मुद्दे कि जो स्टेट के हित में हो, मैंने इसको भी उठाया। आदिवासी संस्कृति जल, जंगल और जमीन की संस्कृति रही है। आदिवासियों के जितने भी संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वे सभी जंगलों पर आधारित होते हैं। उसमें साल के पत्ते, नदी, झरने, पहाड़ जिसे बुरु कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही वे अपने संस्कार
करते हैं, चाहे वो विवाह हो या कोई भी पर्व त्योहार, जैसे कर्मा, सरहुल, माघे पर्व, सोहराय, जतरा, हर पर्व त्योहार में जंगलों का बहुत बड़ा साथ होता है। और मुझे लगता है कि विकास का जो आदिवासी मॉडल है आज के समय में वही इस धरती को बचा सकता है, न कि विकास का पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल। एक और मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था, झरिया धनबाद, हाँ धनबाद में कोयले के खदान है, हाँ उसमें ज़मीन के नीचे कोयले में आग लगी हुई है सालों से, और जिसकी वजह से गांव के गांव उजड़ गए। हाँ, लोग रात में जब घर के अंदर सोते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं ज़मीन न धंस जाए, वहाँ से जहरीली गैस निकल रही है। तो इस बार के बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं था कि उस आग को कैसे बुझाया जाए, क्योंकि अगर बजट में प्रावधान ही नहीं होगा तो वो काम होगा ही नहीं। तो इस पर भी गौर नहीं कर रहे हैं, जबकि वहाँ से कोयला लेकर पूरे देश में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी मुद्दा मैंने उठाया। एक और नई कोलियरी है, करकट्टा कोलियरी खलारी, एक नई जगह है, दूसरी जगह है, वहाँ भी अब नई आग लगी है असावधानी की वजह से, उसे करना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं बार बार उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये सारे मुद्दे आए। कोडरमा एक ऐसा जिला है जहाँ मायका निकालते हैं और उसमें जो बच्चे और औरतें होती हैं तमाम दिन भर वो लोग उसको निकालते हैं और कहते हैं ढिबरा, उसका नाम ढिबरा बोलते हैं लोकल भाषा में। उसको चुनते चुनते कितने लोग बीमार पड़ते हैं। क्या इन चीज़ों पर ध्यान है? सिर्फ रॉयल्टी के पैसे, सरकार का ध्यान उस पर है। हाँ, जैसे आज मैंने बताया कि ऑस्कर मिला हमें, तो ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात थी। हाँ, इस गीत को, नाटो नाटो गीत को जिसने लिखा वो एक साहित्यकार हैं, लेकिन हमारे देश में साहित्यकारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वो गरीब होते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान लेखन में होता है, वो सांसारिक चीज़ों में समय नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति है। अभी 4-5 दिन पहले साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, उसमें 24 राज्यों के बड़े बड़े लेखकों को बुलाया गया, उन्हें चुना गया, उन्हें अवार्ड मिला। लेकिन आपको पता होगा कि उसमें से कई लेखक बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी हो सरकार की ताकि वो निश्चिंत होकर लिख सके। कम से कम उनके मेडिकल के लिए, जैसे अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनका ट्रीटमेंट तक नहीं होता। बड़े बड़े लेखक अपने बुढ़ापे में या जब वो बीमार किस भी समय पड़ते हैं तो उनके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने आज ये बात कही यहाँ पर राज्यसभा में कि कम से कम आज हम जिन साहित्यकारों की वजह से गौरवान्वित हो रहे हैं, ऑस्कर जैसा अवार्ड मिल रहा है, उन साहित्यकारों के लिए सोचिए और कम से कम उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ऐसे लेखकों के लिए की जाए। तो ये बात भी मैंने उठाया। तो मैं नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर मैं चाह रही हूँ कि जो भी मुद्दे हैं मैं उन्हें टच करूँ। जी मैम, मैंने देखा है कि अक्सर आपका फोकस महिलाओं के मुद्दों पर भी रहता है, तो आगे आप किस तरह से उनकी आवाज़ उठाना चाहती हैं सदन में? देखिए, एक तो महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, ये मुद्दा भी मैंने उठाया था कि अभी सिर्फ 14% महिलाएं हैं दोनों सदन मिलाकर, और जब हमारी आज़ादी हमें मिली थी उस समय भी बहुत कम थे। अभी इतने साल, 75 साल हो चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अब तो संख्या बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो बिल आया था उस समय राज्यसभा से, तो वो लोकसभा में हम चाहते कि दोनों सदनों से वो पारित हो जाए ताकि महिलाओं की उपस्थिति यहाँ भी बढ़े, क्योंकि महिला हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जब महिला हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो ऐसे में यदि महिलाएं संसद में आएंगी ज़्यादा संख्या में तो निश्चित रूप से वो अपने हित में कानून बनाएंगी। वो अगर उस कानून का पालन नहीं हो रहा है उसके लिए कोई कारगर कदम उठाएगी तो अपनी बात वो सही ढंग से कर सकती है, अपने लिए ज़्यादा आवाज़ उठा सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि संसद में भी वो महिला आरक्षण बिल वो पारित हो जाए ताकि बराबरी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और मैंने एक और मुद्दा उठाया था कि निर्भया फंड, जब निर्भया कांड हुआ था तो उस समय पूरा देश चिंतित था कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो उसके लिए एक केंद्र सरकार द्वारा एक अकाउंट बनाया गया और उस अकाउंट में 1000 करोड़ हर साल डाला जाता है, अभी भी डाला जा रहा है। तो वो पैसा, उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि जो पीड़िताएं हैं उन तक वो पहुंचाई जाए, क्योंकि जो इस तरह की घटनाओं की शिकार होती हैं उनको आगे जाके उनका लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर पॉलिसी हो, उसकी मॉनिटरिंग हो ताकि उसका लाभ मिले। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, लेकिन 2014 के बाद से महिला हिंसा में लगातार बढ़ोतरी दिखती है। निर्भया कांड के लिए, निर्भया फंड कांड के बाद जो 1000 करोड़ की राशि हर साल एक अकाउंट में जमा किया गया, देश जानना चाहती है कि उस राशि का क्या उपयोग हो रहा है और क्यों लगातार महिला हिंसा बढ़ रही है। आगे चलकर समझना चाहूँगी कि आपकी
किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी सदन में, क्या आप मुद्दे उठाना चाहती हैं, चाहे फिर वो झारखंड के हों, ट्राइबल के इश्यूज़ हों या विभिन्न इश्यूज़ हों। देखिए, मैं चाहती हूँ कि जिन मुद्दों को टच नहीं किया गया ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी बातों को मैं रखूँ, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, और ख़ास तौर पर जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ की समस्याओं को लोग अनदेखी करते हैं उनकी, क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती हैं या मुख्य धारा की पत्रकारिता में वो शामिल नहीं होती। जैसे अगर दिल्ली है तो ये राजधानी है, यहाँ छोटी सी भी घटना होती है तो वो पूरा देश उसे जानता है। लेकिन बहुत सारे इलाके हैं, जैसे हमारा झारखंड हुआ या उड़ीसा का जो रिमोट एरिया है, और भी बहुत सारे, छत्तीसगढ़, तो रिमोट एरिया की बातें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, हमारे यहाँ क्यों ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। तो दुर्गम इलाके जो हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होती शहरों तक आने की, तो कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ना लोग बहुत आसानी से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, ट्रैफिकर्स के शिकार हो जाते हैं, वो उनको सब्ज बाग दिखा के ले जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर कनेक्टिविटी हो, अगर रेलवे की सुविधा हो, बसेस चले, सुरक्षा मिले, तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं जो दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर होती हैं वो नहीं जाएंगी और अपने राज्य में ही, अपने आसपास के शहरों में आसानी से आ पाएंगी। आपने देखा होगा कि जहाँ मेट्रो की सुविधा है वहाँ दूर दराज के लोग भी कैसे सुबह आते हैं, काम करते हैं दिन भर, भी रात को वापस लौटते हैं। तो महिलाओं के लिए ऐसे एरियाओं के बारे में सोचना चाहिए जो रिमोट एरियाज़ हैं, ताकि हम शहरों से उनको ऐसे कनेक्ट करें कि वो अपने घर में भी रह सके, बच्चों को भी देख सके, परिवार की जिम्मेदारी भी निभा सके, और फिर ट्रेन से आए, लोकल ट्रेन से, फिर शाम को घर पहुंच सके या रात तक पहुंच सके। तो इस तरह की चीज़ें और हैं दिमाग में। और चूँकि एक राइटर हूँ, एक सोशोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, ऐसा मैं मानती हूँ। और अभी जब मैं किसी साहित्य सम्मेलन में जाती हूँ तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आप राज्यसभा में हैं, तो अब हमारी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में हिंदी लिटरेचर से कम लोग हैं, तो उनका मानना है कि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी। और हमारे राज्य में तो है ही, महिलाएं हैं और तमाम लोग हैं जो बहुत उम्मीद से मुझे देख रहे हैं। हमारी पार्टी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, उन लोगों ने, और हमारी महागठबंधन की सरकार है, सब लोगों ने मिलकर मुझसे बहुत उम्मीद रखी है कि मैं बात उठाऊँ उनके लिए। बिल्कुल, जनता को अपने प्रतिनिधियों से उम्मीदें हैं और लगातार आप आवाज़ उठाती आई हैं, चाहे फिर वो आपका राज्य हो या फिर ट्राइबल एरियाज़ हो, वुमेन स्पेसिफिक हो। और जैसा कि आपने बताया कि साहित्यकारों के लिए, आर्टिस्ट के लिए भी आपने आवाज़ उठानी अब शुरू कर दी है। महुआ जी, आप हमसे जुड़ी, आपने अपना ये पूरा पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।